नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। आज की खबर के साथ मैं हूं प्रीति सिंह। अगले आधे घंटे में होंगी दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरें। बात होगी देश, दुनिया और राज्यों की हर जरूरी खबर की। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी बढ़ाने पर बनी सहमति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच शिखर वार्ता। साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौते को पूरा करने का निर्णय। भारत और ब्रिटेन की यूक्रेन में युद्ध विराम, वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने की अपील। खुले, समावेशी और नियम आधारित हिंद प्रशांत क्षेत्र पर दिया जोर। बोरिस जॉनसन ने कहा, ब्रिटेन में सक्रिय दूसरे देशों को निशाना बनाने वाले कट्टरपंथी समूह बर्दाश्त नहीं। मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई के लिए प्रतिबद्ध भारत। वॉशिंगटन में FATF की बैठक में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान। फेडेक्स और मास्टरकार्ड समेत कई अमेरिकी कंपनियों के CEO से भी मुलाकात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू यात्रा के पहले आतंकियों की बड़े हमले की साजिश नाकाम। सुजवान में CISF के काफिले पर फिदायीन हमला। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी ढेर, 1 ASI शहीद। कश्मीर मुद्दे, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर में नशे की समस्या के समाधान में मिली कामयाबी। 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस में बोले गृह मंत्री अमित शाह। आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण पर जोर। हेडलाइंस के बाद एक नजर उन खबरों पर जो दिन भर सुर्खियों में रही। कंबोडिया दौरे पर गए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का कंबोडिया के राजा प्री बैट समदेच प्री बोरोमनथीन नोरोडोम सेहामोनी ने शानदार स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच आपसी हितों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। ओम बिरला ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। इससे पहले उन्होंने सीनेट के अध्यक्ष सईचूम और नेशनल असेंबली के अध्यक्ष हेंग समरीन के साथ मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा की। मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण कुमार जगन्नाथ ने अपने वाराणसी दौरे के अंतिम दिन आज राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करके उत्तर प्रदेश में निवेश और व्यापार की संभावनाओं पर चर्चा की। साथ ही मॉरिशस के भोजपुरी भाषियों को यूपी के पर्यटन केंद्रों से जोड़ने और यहाँ के GI टैग और अन्य उत्पादों के निर्यात को विस्तार देने के विषय पर भी चर्चा हुई। इस मौके पर योगी आदित्यनाथ ने उन्हें लकड़ी का बना श्रीराम मंदिर भी भेंट किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज भोपाल में रोड शो किया। इस दौरान उनके साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहे। लिंक रोड नंबर 2 से बीजेपी कार्यालय तक 2 किलोमीटर लंबे रोड शो के दौरान हजारों लोगों ने उनका अभिवादन किया। बीजेपी दफ्तर में अमित शाह कोर कमेटी की बैठक में भी शामिल हुए। चुनाव आयोग NRI मतदाताओं को डाक मत यानी ETPBS की सुविधा देने पर विचार किया जा रहा है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा ने दक्षिण अफ्रीका और मॉरिशस यात्रा के दौरान भारतीय समुदाय से बातचीत में ये बात कही और उनसे ओवरसीज मतदाता के रूप में पंजीकरण कराने का अनुरोध किया। उन्होंने विदेश में रहने वाले भारतीय मतदाताओं को इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम सुविधा देने पर भी विचार किया जा रहा है। झारखंड उच्च न्यायालय ने RJD प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को रांची के डोरंडा कोषागार से गबन के चारा घोटाले के अंतिम मामले में भी जमानत दे दी है। इसके बाद अब दिल्ली के एम्स में न्यायिक हिरासत में इलाज करा रहे लालू प्रसाद यादव के रिहा होने की संभावना है। रांची के चारा घोटाले के 5 मामलों में से सभी में अब लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और NCP नेता नवाब मलिक को जमानत देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि जांच अभी शुरुआती दौर में है, ऐसे में वो 15 मार्च के बंबई हाई कोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप नहीं करेगी। कोर्ट ने कहा कि नवाब मलिक निचली अदालत में याचिका दायर करके कानून के तहत उपलब्ध उपायों का लाभ उठा सकते हैं। दिल्ली सरकार ने स्कूलों के लिए कोविड की नई गाइडलाइंस जारी की हैं। इनमें छात्रों और कर्मचारियों के लिए थर्मल स्कैनिंग अनिवार्य की गई है। साथ ही छात्रों को भोजन और स्टेशनरी का सामान साझा करने से बचने का निर्देश दिया गया है। वहीं अभिभावकों को सलाह दी गई है कि वो बच्चों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने पर उन्हें स्कूल न भेजें। भारत में एक दिन में कोरोना वायरस संक्रमण के 2451 नए मामले सामने आने के बाद देश में सक्रिय मामले बढ़कर 14,241 हो गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कुल संक्रमण में सक्रिय मामले
0.03% है। वहीं मरीजों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। साथ ही राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत अभी तक कोविड-19 रोधी टीकों की 187.26 करोड़ से अधिक खुराक दी जा चुकी है। चीन के शंघाई में कोविड-19 से 11 और मरीजों की मौत के बाद शहर में लॉकडाउन 26 अप्रैल तक बढ़ा दिया गया है। 2 करोड़ 60 लाख की आबादी वाले शंघाई में कोरोना वायरस की मौजूदा लहर के दौरान मरने वालों की संख्या बढ़कर 36 हो गई है। शहर में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 17,629 नए मामले आए हैं, जो एक दिन पहले आए मामलों से 4.7% कम है। पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने मंत्रिमंडल के पहले विस्तार में 3 कैबिनेट मंत्रियों और 1 राज्य मंत्री ने शपथ दिलाई गई। राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की उपस्थिति में मंत्रियों को शपथ दिलाई। ये पहला अवसर था जब दोनों किसी राजकीय कार्यक्रम में मंच साझा कर रहे थे। शहबाज शरीफ के कैबिनेट में मंत्रियों की संख्या अब 37 हो गई है। और अब खबरों पर विस्तार से एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के बीच दिल्ली के हैदराबाद हाउस में आज शिखर वार्ता हुई। इस दौरान रोड मैप 2030 समेत द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े सभी क्षेत्रों की समीक्षा की गई। हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गर्मजोशी से ब्रिटिश प्रधानमंत्री का स्वागत किया। पहले दोनों प्रधानमंत्रियों और बाद में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में साझेदारी को गहरा बनाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए गए। दोनों नेताओं ने एक नए और व्यापक द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा साझेदारी पर भी सहमति जताई है। साथ ही इस साल के आखिर तक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत को अंतिम रूप देने का निर्णय किया गया। पिछले साल दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी की स्थापना की गई थी और इस दशक में अपने संबंधों को दिशा देने के लिए रोडमैप 2030 की शुरुआत की गई थी। चर्चा के दौरान दोनों देशों ने ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, व्यापार और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। इसके अलावा साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अंतरिक्ष और अन्य तकनीकों पर भी चर्चा हुई। साझा बयान में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रिटेन भारत पर केंद्रित मुक्त सामान्य निर्यात लाइसेंस बनाने पर काम कर रहा है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए ब्रिटेन को आमंत्रित किया। हम यूके को भारत के नेशनल हाइड्रोजन मिशन में शामिल होने के लिए आमंत्रित करते हैं और हमारे बीच स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग की स्थापना का मैं हृदय से स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हमारे बीच ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप के इंप्लीमेंटेशन अरेंजमेंट्स का समापन एक बहुत महत्वपूर्ण पहल साबित होगी। यह अन्य देशों के साथ हमारी विकास साझेदारी को और मजबूती प्रदान करेगा। So today we've agreed a new and expanded defence and security partnership, a decades-long commitment that will not only forge tighter bonds between us, but support your goal, Narendra, of Make in India. The UK is creating an India-specific open general export licence, reducing bureaucracy and slashing delivery times for defence procurement. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मौजूदगी में दोनों देशों के बीच परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग समेत 2 गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU और 4 गैर सरकारी MOU पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने मौजूदा क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी चर्चा की है। इसमें यूक्रेन, अफगानिस्तान और हिंद प्रशांत क्षेत्र समेत कई मुद्दे शामिल रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंद प्रशांत महासागरीय पहल से जुड़ने के लिए ब्रिटेन के फैसले का स्वागत भी किया। दोनों नेताओं ने यूक्रेन की स्थिति पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और राजनयिक समाधान निकालने के लिए वार्ता और कूटनीति के रास्ते पर लौटने पर जोर दिया। इसके अलावा उन्होंने शांतिपूर्ण स्थिर अफगानिस्तान के साथ ही समावेशी प्रतिनिधित्व सरकार के लिए समर्थन दोहराया। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल अन्य देशों में आतंकवाद फैलाने के लिए नहीं होना चाहिए। दोनों नेताओं ने खुले, समावेशी और नियम आधारित व्यवस्था हिंद प्रशांत क्षेत्र में बनाए रखने पर जोर दिया है। हमने यूक्रेन में तुरंत युद्ध विराम और समस्या के समाधान के लिए डायलॉग और डिप्लोमेसी पर बल दिया। हमने सभी देशों की क्षेत्रीय अखंडता
और संप्रभुता के सम्मान का महत्व भी दोहराया। एक फ्री, ओपन, इंक्लूसिव एंड रूल बेस्ड ऑर्डर पर आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र बनाए रखने पर हमने जोर दिया। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की बैठक में ब्रिटेन में रह रहे खालिस्तानी चरमपंथियों और आर्थिक अपराधियों पर भी चर्चा हुई है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने साफ किया कि ब्रिटेन उन लोगों का स्वागत नहीं करता है जो भारत में कानून से बचने के लिए उनकी कानूनी प्रणाली का उपयोग करना चाहते हैं। We don't tolerate extremist groups setting up in the UK with a view to causing threatening other countries, threatening India. But what we've done in particular as a result of this visit is set up an anti-extremist task force. We don't welcome people who want to use our legal system to evade the law here in India. So let me be absolutely clear about that. इससे पहले राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन का पारंपरिक स्वागत किया गया। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनकी अगवानी की। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इस मौके पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने उनके शानदार स्वागत के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि भारत और ब्रिटेन के संबंध सबसे मजबूत और बेहतर दौर में हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुबह राजघाट भी गए, जहां वो महात्मा गांधी के समाधि स्थल पर पुष्पांजलि उन्होंने अर्पित की। यहां विजिटर्स बुक में अपना संदेश भी उन्होंने लिखा। और ब्रिटिश पीएम के भारत दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे मेरे सहयोगी अखिलेश सुमन मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अखिलेश, हम देखें तो भारत और ब्रिटेन दोनों की तरफ से एक नए और व्यापक द्विपक्षीय साझेदारी पर सहमति जताई गई है। कोई एक या दो हम बहुत बड़े फोकस एरिया नहीं कह सकते, बल्कि तमाम ऐसे मुद्दे रहे जिन पर आगे की दिशा तय हुई है। कितना और किन मायनों में सफल माना जाए बोरिस जॉनसन का ये दौरा? देखिए प्रीति, बहुत ही सफल माना जाएगा यह दौरा, इसलिए कि देखिए कुछ चीज़ों पे भारत और ब्रिटेन के बीच में मतभेद थे और कुछ चीज़ों के बारे में यह कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग थी, जो संवाद की कमी के कारण जो होता है या किसी एक मामले पे अतिरेक मीडिया में जब छपता है तो उसके कारण होता है। तो इन दोनों मामलों में लगता है कि एक जो गैप था वो गैप काफ़ी कम हुआ है और इसीलिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, जो खास बातें ये कही कि उनकी ज़मीन का उपयोग, उनके कानून का उपयोग भारत में गलत काम करके वहाँ छिपने के लिए नहीं हो सकता। उनका इशारा दोनों तरफ था, एक तो खालिस्तानियों की तरफ था और एक आर्थिक अपराध जो करते जाते हैं उन लोगों की तरफ था। और इसके लिए एक सब ग्रुप बनाया गया है, काउंटर टेररिज्म ग्रुप पाले था, उसके अंदर एक सब ग्रुप बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, जिसमें कि उन समूहों और उन व्यक्तियों के खिलाफ जो वायलेंस और टेरर फैलाने की कोशिश करते हैं, इस तरह के विचार रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो यह भारत के लिए कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी सफलता है, क्योंकि मानवाधिकारों के नाम पे, आत्मनिर्णय के नाम पे ब्रिटेन में कई बार ऐसे लोग, ऐसे समूह उसका फ़ायदा उठाते थे। तो बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि विराम लगा दिया है और बोरिस जॉनसन ने यह कहा कि भारत के अंदर एक संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे कि यहाँ के अंदर जो भी ह्यूमन राइट्स के मामले हैं या जो भी ऐसे नागरिक अधिकार के मामले हैं, जिस तरह के मामले हैं, उसके अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, उसके तहत होगा। तो यह समझते हैं कि कह सकते हैं कि ब्रिटेन के अंदर यह समझदारी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी एक जो महत्वपूर्ण बात है, जो कह सकता हूँ कि भारत और ब्रिटेन के बीच में अब यह तय हुआ है कि जिस तौर पर भारत और रूस या भारत और जापान के बीच में एनुअल समिट होता है प्रधानमंत्रियों के बीच में या रूस के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के बीच में, उस तरह से अब एनुअल समिट भारत और ब्रिटेन के बीच में भी हुआ करेगा। तो यह एक बहुत कह सकते हैं कि इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया है जो संवाद की प्रक्रिया है। और तीसरी जो महत्वपूर्ण बात है, जो अभी तक जो रक्षा के क्षेत्र में ब्रिटेन उस तरीके से भारत के साथ, भारत और ब्रिटेन के बीच में सहयोग संबंध नहीं था, तो अब ब्रिटेन और भारत रक्षा के क्षेत्र में भी काफी महत्वपूर्ण सहयोग करेंगे। और उसके अलावा न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी भारत और ब्रिटेन के बीच में होगा। हेल्थ के मामले पे हेल्थ मिनिस्टर दोनों चर्चा करेंगे इस साल में किसी समय, क्योंकि कोवैक्सीन के कारण ब्रिटेन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड जो ब्रिटेन में ऑक्सफोर्ड में बना और उसका भारत में उसका निर्माण किया गया। और बोरिस जॉनसन ने कहा
कि हमारी बाहों पे भी कोविशील्ड लगा है जो भारत में बना है। जी। तो यह कह सकते हैं कि एक बहुत सफल प्रयोग है जिसके प्रति ब्रिटेन काफी उत्साहित है। और जो चौथी बात है कि डिफेंस मिनिस्टर का डायलॉग होगा, तो ये कह सकते हैं कि बहुत ही महत्वपूर्ण एक लेवल आप कह सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण और सफल यात्रा रही प्रीति। बिल्कुल, और जैसा बोरिस जॉनसन ने कहा भी था कि सबसे बेहतर दौर में इस समय ब्रिटेन और भारत के रिश्ते हैं और जाहिर तौर पर आगे की जो दिशा तय की गई है उसमें संबंधों को नया आयाम देने की जरूर कोशिश की गई है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश सुमन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि पिछले 8 साल में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने कश्मीर मुद्दे, नक्सलवाद और पूर्वोत्तर क्षेत्र में नशीले पदार्थों और हथियारबंद समूहों जैसी समस्याओं के समाधान में बड़ी कामयाबी हासिल की है। भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन करते हुए अमित शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस बल के आधुनिकीकरण और प्रशिक्षण की जरूरत है। उन्होंने कहा कि डेटा नया विज्ञान है और बिग डेटा में सभी समस्याओं का समाधान है। क्योंकि अब कुछ क्राइम ऐसे आ गए हैं जिसके सामने पुलिस के मॉडर्नाइजेशन और ट्रेनिंग के बगैर, पुलिस के राज्य के भीतर समन्वय के बगैर और पुलिस के राज्य के बाहर समन्वय के बगैर और टेक्नोलॉजी को आत्मसात करे बगैर लड़ पाना असंभव। वहीं अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस के फिकी टेक एक्सपो का शुभारंभ किया और भोपाल में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी बनाए जाने की घोषणा की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वैश्विक वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा में FATF के वैश्विक नेटवर्क की भूमिका की सराहना की है। उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में भारत की राजनीतिक प्रतिबद्धता को दोहराया। वित्त मंत्री वॉशिंगटन में FATF की मंत्री स्तरीय बैठक में शामिल हुई। उन्होंने कहा कि भारत FATF की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करता है और इसके लिए आवश्यक संसाधन मुहैया करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वॉशिंगटन में विकास समिति के सदस्यों के लिए रात्रि भोज में भी शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गरीबी को खत्म करने और साझा समृद्धि को बढ़ावा देने की दोहरी भूमिका निभाने के लिए संघर्ष और हिंसा की चुनौतियों से निपटना जरूरी है। साथ ही कहा कि FCS देशों में नाजुक और संघर्ष की स्थितियों में महिलाओं, युवाओं और बच्चों को हमेशा प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फेडेक्स और मास्टरकार्ड जैसी बड़ी अमेरिकी कंपनियों के CEO से भी मुलाकात की। उन्होंने इन अधिकारियों से भारत में निवेश के विभिन्न अवसरों के बारे में चर्चा की। निर्मला सीतारमण अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की सालाना बैठक में भी शामिल होने के लिए यहां आई हुई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जम्मू यात्रा से 2 दिन पहले सुरक्षा बलों ने आतंकियों की ओर से दहशत फैलाने के मंसूबों को नाकाम कर दिया। पिछले 24 घंटे में सुरक्षा बलों ने अलग अलग मुठभेड़ में 6 आतंकवादियों को मार गिराया है। आज सुबह करीब 4 बजे सुजवान में सेना के शिविर के पास शिफ्ट बदलते समय आतंकियों ने CISF के जवानों की बस को निशाना बनाया, गोलीबारी की और ग्रेनेड फेंके। जवाबी गोलीबारी के बाद आतंकवादी भागकर नजदीकी क्षेत्र में छिप गए, जिन्हें बाद में मार गिराया गया। हमले में एक ASI शहीद हुए हैं और 9 जवान जख्मी हुए हैं। पुलिस ने कहा है कि आतंकी फिदायीन हमला करने की साजिश रच रहे थे, जिसे नाकाम कर दिया गया है। NIA की टीम सुजवान इलाके में घटनास्थल का मुआयना करके जांच कर रही है। इसमें जो दोनों दहशतगर्द मारे गए हैं, इनका जैश ए मोहम्मद के साथ ताल्लुक है। ये दोनों ही दहशतगर्द सुसाइड वेस्ट पहन के आए थे ताकि जब कभी अच्छा एंगेजमेंट सिक्योरिटी फोर्स या किसी एक कैंप के ऊपर हो जाता तो ये सुसाइड वेस्ट को ब्लास्ट करने के बाद, गोलाबारी खत्म होने के बाद मरने से पहले और भी बड़ा नुकसान कर सकते थे। वहीं जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में पिछले 24 घंटे से अधिक समय से चल रही मुठभेड़ में 4 आतंकियों को मार गिराया। मारे गए आतंकियों में लश्कर ए तैयबा का शीर्ष कमांडर यूसुफ कांतरू भी शामिल है। कांतरू की मौत सुरक्षा बलों के लिए बड़ी कामयाबी मानी जा रही है। फिलहाल रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसद टीवी के साथ। देखिए हेलो इंडिया वीकेंड स्पेशल।
राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर संसद टीवी की विशेष प्रस्तुति। महिला शक्ति है, सशक्त है, वह भारत की नारी है और ना जरा सी कम ना ज्यादा, वो हर चीज में बराबर की अधिकारी है, वो हर चीज में बराबर की अधिकारी है। पंचायत सशक्त लोकतंत्र की नींव। शनिवार सुबह 8 बजे सिर्फ संसद टीवी पर। आज की खबर में अब बात स्टेट न्यूज यानी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरों की। देश में 25, 26 और 27 अप्रैल को इंडियन फार्मा कॉन्फ्रेंस का आयोजन होने जा रहा है। इससे पहले आज कर्टन रेजर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि इसमें 25 साल के लिए फार्मा और चिकित्सा उपकरणों के लिए रोड मैप तैयार किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में रोड शो और जनसभा करके बीजेपी कार्यकर्ताओं में जोश भरा। रोड शो में उनके साथ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप समेत तमाम नेता शामिल हुए। जेपी नड्डा 2 दिवसीय हिमाचल दौरे पर हैं। अमरिंदर सिंह राजा वडिंग ने आज पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। वहीं भारत भूषण आशु ने पीपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। इस मौके पर कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी में अधिकारियों के साथ बैठक करके कानून व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने साफ किया कि किसी भी मामले में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निगरानी करके कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऊर्जा विभाग की समीक्षा बैठक में बिजली संकट पर विभाग के बैकअप प्लान को लेकर नाराजगी जताई। मुख्यमंत्री ने 24 घंटे के भीतर समाधान के साथ अधिकारियों को आने के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि वो जरूरत पड़ने पर केंद्र से बात करेंगे। गुवाहाटी नगर निगम के लिए 9 साल के अंतराल के बाद आज वोट डाले गए। पार्षदों को चुनने के लिए मतदान केंद्रों पर लंबी कतारें दिखीं। इसके साथ ही 57 वार्डों के लिए 197 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। मतगणना 24 अप्रैल को होगी। यहां 3 वार्डों में बीजेपी उम्मीदवार पहले से ही निर्विरोध निर्वाचित हो चुके हैं। दिल्ली दंगों से जुड़े यूएपीए मामले में उमर खालिद की जमानत अर्जी पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने गांधी और भगत सिंह का जिक्र करके उमर खालिद को फटकार लगाई। इस मामले में अगली सुनवाई 27 अप्रैल को होगी। गुजरात के दाहोद में स्थित रेलवे वर्कशॉप को 9000 हॉर्स पावर के 1200 लोकोमोटिव निर्माण के लिए टेंडर मिला है। 20,000 करोड़ की इस परियोजना का टेंडर मिलने के बाद यहां जोर शोर से काम शुरू हो गया है। पाकिस्तान का एक सिख जत्था बैसाख उत्सव मनाने के लिए भारत पहुंचा है। सिख जत्था वाघा बॉर्डर के रास्ते अमृतसर पहुंचा, जहां उनका स्वागत किया गया। कर्नाटक में हिजाब विवाद के बीच कड़ी सुरक्षा में आज से प्री यूनिवर्सिटी द्वितीय वर्ष की परीक्षाएं शुरू हुई हैं। अधिकारियों ने परीक्षा केंद्रों पर हॉल में प्रवेश से पहले स्कार्फ हटाने की व्यवस्था की है। राज्य भर के 1076 केंद्रों पर 6.84 लाख से अधिक छात्र परीक्षा दे रहे हैं। परीक्षाएं 18 मई तक चलेंगी। और अब बात अहम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। कर्ज में डूबे श्रीलंका की मुद्रास्फीति मार्च 2022 में बढ़कर 21.5% हो गई है। इस बीच श्रीलंका के वित्त मंत्री अली साबरी ने राहत पैकेज हासिल करने के लिए वॉशिंगटन में आईएमएफ अधिकारियों से मुलाकात की। श्रीलंका में आर्थिक संकट का एक प्रमुख कारण विदेशी मुद्रा की कमी है। इससे देश जरूरी सामान और ईंधन के आयात के लिए भुगतान करने की स्थिति में नहीं है, जिसके कारण जिंसों की कमी के साथ उसके दाम बढ़ रहे हैं। वहीं भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली सुविधा की अवधि बढ़ा दी है। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के नेतृत्व वाली सरकार ने 12 अप्रैल को अस्थायी रूप से विभिन्न कर्जों की अदायगी को निलंबित कर दिया था। उसके बाद ये पहला मौका है जब कर्ज सुविधा को आगे बढ़ाया गया है। पहले से चल रहे मुद्रा समर्थन के रूप में आरबीआई ने सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका के लिए $40 करोड़ की मुद्रा अदला बदली व्यवस्था की अवधि बढ़ा दी, जो इस साल जनवरी में पूरी हुई थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूस से रक्षा के लिए यूक्रेन को $80 करोड़ की अतिरिक्त सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। बाइडेन ने साथ ही यह भी कहा है कि कांग्रेस को अतिरिक्त सहायता को भी मंजूरी देनी होगी। नए सैन्य सहायता पैकेज में जरूरी भारी हथियार, कारतूस और ड्रोन शामिल हैं, जिससे यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र के लिए बढ़ती लड़ाई में यूक्रेनी सेना क्षेत्र की रक्षा कर सके। ये यूक्रेन के लिए पहले स्वीकृत की गई करीब $2.6 अरब की सैन्य सहायता का विस्तार है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि अमेरिका यूक्रेनी सरकार को प्रत्यक्ष आर्थिक सहायता के तौर पर $50 करोड़ अतिरिक्त प्रदान करेगा। इसके साथ ही यूक्रेन पर आक्रमण के बाद से अमेरिका की कुल सहयोग राशि $1 अरब पर पहुंच गई है। बाइडेन ने यह भी घोषणा की है कि रूस से संबद्ध सभी जहाजों को अमेरिकी बंदरगाहों पर आने से रोका जाएगा। उधर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार को यूक्रेन के शहर मारियुपोल में कब्जा करने का दावा किया है। हालांकि उन्होंने अपने सैनिकों को विशाल इस्पात संयंत्र पर हमला नहीं करने का निर्देश दिया, बल्कि अपने बलों को अजोवस्ताल संयंत्र को घेरने का निर्देश दिया है। रूसी सैनिकों ने यूक्रेन पर आक्रमण के शुरुआती दिनों से ही दक्षिण पूर्वी बंदरगाह शहर पर बमबारी की है और इसे खंडहर में बदल दिया है। दुनिया भर में आज विश्व पृथ्वी दिवस यानी वर्ल्ड अर्थ डे मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश में भी कई जगहों पर कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लोगों से पर्यावरण को हुए नुकसान की भरपाई के लिए ठोस प्रयास करने का आह्वान किया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पृथ्वी दिवस धरती के प्रति आभार व्यक्त करने का अवसर है। उन्होंने पृथ्वी की देखभाल के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। पृथ्वी पर रहने वाले तमाम जीव जंतुओं और पेड़ पौधों को बचाने और दुनिया भर में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लक्ष्य के साथ आज के दिन पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे मनाने की शुरुआत की गई थी। साल 1970 में शुरू की गई इस परंपरा को दुनिया ने खुले दिल से अपनाया। देश में आज लोगों ने अपने अपने तरीके से पर्यावरण को बचाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं असम की बिहू उत्सव की तस्वीरों के साथ। आप अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।